दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर सुने और देखें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। एक बात दोस्तों, मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि हमारी इस चैनल पर जितनी भी पुरानी वीडियोस डिलीट हो चुकी है वो सभी कहानियाँ भी घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी पर अपलोड हो जाएगी। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी अंशुल ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अंशुल है। ये घटना 2003 की मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। हालांकि उस समय मैं भी उन्हीं के साथ था, लेकिन शायद मेरी एज छोटी थी, इसी वजह से मैं समझ नहीं पाया। मेरी एज लगभग 9 या 10 साल की थी। मैं और मेरे पापा हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अभी हमारे घर में मेरी मम्मी का देहांत होकर 3 ही महीने हुए थे। हम दोनों ही घर में अकेले रहते थे। पापा को काम के लिए रोज़ाना सुबह घर से जाना पड़ता था। मैं पूरा दिन घर में स्कूल से आने के बाद अकेला ही निकालता था। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा रोया करता था। मेरी मम्मी का देहांत हो जाने के बाद हर समय मुझे अपनी मम्मी की याद आया करती थी। अब मैं घटना पर आता हूँ। एक शाम की बात है, लगभग शाम के 6:30 या 7 बज रहे होंगे। मेरे पापा को आज काम पर से लौटने में काफ़ी ज़्यादा समय लग चुका था। मैं भी घर पर बैठकर उनका इंतज़ार करते करते बोर हो गया था, इसीलिए घर से बाहर निकला। हमारा जो घर था वो एक छोटा सा रो हाउस था। आसपास और 5-7 रो हाउस होंगे, लेकिन उनमें से 2 या 3 में ही लोग रहा करते थे। बाकी के रो हाउस भी खाली थे। दरअसल उस रो हाउस में भी हम लोग 1 साल पहले ही शिफ्ट हुए थे, वो भी इसी वजह से कि पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इसी वजह से हमें एक अच्छा घर बेचकर उस रो हाउस में शिफ्ट होना पड़ा था। वो रो हाउस हमें बहुत कम दामों पर मिला था। जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे वहाँ पर कोई दोस्त नहीं थे। लेकिन हाँ, वो रो हाउस के पीछे एक बड़ा सा मैदान था। दिन में वहाँ पर लोग खेलने के लिए आया करते थे, लेकिन शाम होने के बाद एकदम अंधेरा वहाँ पर हुआ करता था और उस जगह के पास से गुजरने में भी डर लगता था। मैं जब घर पे अकेला बैठकर बोर हो गया तो ऐसे ही घर से बाहर निकला और पीछे उस गार्डन के पास चला गया जहाँ पर लोग खेलने आते थे। गार्डन भी आप लोग कह सकते हो और उसे मैदान भी। जब मैं उस मैदान के पास पीछे जाकर बैठा हुआ था, तभी अचानक से मैंने देखा कि उस मैदान के अंदर अंधेरे में ही ऐसा मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसा कोई तो है वो एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, तो कभी मानो तेजी से भाग रहा था। कभी उसे देखकर ऐसा लगता कि इतना वो तेज भागता जैसा मानो एक आदमी के लिए इतना तेज भाग पाना असंभव था। शायद वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता होगा। मुझे तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरे की वजह से, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर डर तो लग रहा था, और उससे भी ज़्यादा मेरे मन में ये उत्सुकता हो रही थी कि ये आदमी इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। मैं इसीलिए उस मैदान के और करीब चला गया। जब मैं और करीब गया तो मैंने देखा कि अब वो आदमी एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा है और उसी पेड़ के ऊपर वो देख रहा था। वो क्या देख रहा था तब तक भी मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैंने देखा कि वो आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वैसे एक नॉर्मल आदमी जब पेड़ पर चढ़ता है तो हाथ और पैर दोनों यूज़ करता है, लेकिन वो बिल्कुल बिना हाथ का यूज़ करे हुए सिर्फ अपने पैरों से उस पेड़ पर ऐसा चढ़ रहा था जैसा मानो एक बंदर भी नहीं चढ़ सकता था। उसे देखकर तो मेरा अब सर चकराने लगा था और मैं ये सोचने लग गया
कि ये आदमी बिना हाथ का यूज करे हुए ऊपर कैसे चढ़ सकता है। मैं तो बस अभी ये देख ही रहा था कि मैंने फिर एक और नई और अजीब बात देखी। वो ये थी कि उसने पेड़ की डाल पर से कुछ तो पकड़ा और उठाकर खाने लगा। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि शायद वो पेड़ पर से कोई फ्रूट तोड़कर खा रहा होगा, लेकिन गौर से देखने पर यह समझ में आया कि वो एक गिलहरी पकड़कर उसे कच्चा चबाकर खा रहा था। ये देखना था कि मानो मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैंने चिल्लाया, उस आदमी ने अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई और वो एक झटके से उस पेड़ पर से भागते हुए नीचे उतरा। यानी कि उसने पेड़ पर से छलांग नहीं लगाई, बल्कि वो भागते हुए पेड़ से नीचे उतरा और वहां से वो मेरी ओर आने लगा। बस ये देखना था कि मैं तेजी के साथ अपने घर की ओर भागा। तुरंत घर में जाकर मैंने अपने दरवाजे को बंद कर लिया और अंदर ही डर के एक कोने में बैठा हुआ था। मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे दरवाजे को ऐसा ज़ोर से खुलता हुआ देखकर मेरी जान मानो निकलने ही वाली थी, क्योंकि डर इतना ज़्यादा था कि अचानक से मुझे मेरे पापा की आवाज़ बाहर से सुनाई दी। पापा मुझे चिल्ला रहे थे, अंशुल दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ सुनने के बाद तो मानो कहीं मैंने राहत की सांस ली। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पापा बाहर आ चुके हैं, लेकिन डर इस बात का भी था कि क्या पता वो भूत या फिर वो आदमी ही मेरे पापा की आवाज़ में मुझे बुला रहा हो। मैं धीरे से घर के दरवाजे के बाजू में जो खिड़की थी उस पर जाकर पहले बाहर देखा, तो पाया कि सच में बाहर पापा खड़े हुए थे। मैंने दरवाज़ा खोला और पापा के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पापा मुझसे कहने लगे, क्या बात है, तो क्यों रो रहा है? पापा मुझे कई बार ये सवाल पूछने लगे, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। क्या करूं, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी बोलने की। उसके बाद पापा मुझे अपने कमरे में लेकर चले गए और मुझे आराम से चुप कराकर वो पूछने लगे। फिर मैंने उन्हें अपने साथ घटी हुई घटना बताया। पापा मुझे ही उल्टा डांटने लगे, कहने लगे कि तुझे मैंने मना किया था ना, वहाँ मत जाना, तू वहाँ पर गया ही क्यों? मैं पापा से कुछ कहता कि इससे पहले पापा मुझसे कहने लगे, चल अभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं, सुबह तेरे को स्कूल भी जाना है। मैंने उस समय पापा से कुछ नहीं कहा, बस हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया और फिर पापा के ही बाजू में मैं जाकर सो गया। अगले दिन जब मैं सुबह स्कूल के लिए उठा तो मैं सब कुछ भूल चुका था, जैसा मानो एक नया दिन और उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत। मैं अपने स्कूल के लिए निकल गया। जब वहाँ से आया तो घर पे ऐसे अकेले बैठे बैठे ये सोच रहा था कि पिछली रात में मैंने क्या देखा, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बेचैन था। मुझे फिर अचानक से एक बात याद आई जो मेरी दादी ने मेरे पापा से कही थी। वो बात ये थी कि मेरी मम्मी का जो देहांत हुआ था उसकी वजह भी शायद वही मैदान था, क्योंकि मैंने एक बार मेरी दादी को ये बोलते हुए सुना था पापा को कि तेरी पत्नी अगर उस मैदान के पास नहीं जाती तो ये सब होता ही नहीं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब मेरी मम्मी का देहांत हुआ उससे पहले कई दिनों तक मेरे पापा मेरी मम्मी को लेकर कभी किसी बाबा के पास जाते तो कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी किसी ओझा के पास जाकर मेरी मम्मी को दिखाते थे। हालांकि दवाइयाँ भी उनकी चल रही थी, लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था। मैं पापा से पूछता भी था, पापा मुझे इसका कोई जवाब नहीं देते, और मम्मी से बात करने जैसा था ही नहीं, क्योंकि मम्मी अपनी सूझ बूझ खो चुकी थी। मम्मी से कुछ भी सवाल करो या कुछ भी बात करो, या तो वो जवाब नहीं देती, और अगर उन्हें कुछ बोलना होता था तो जब भी वो बात करने लगती ऐसा लगता कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अभी चीर कर मुझे खा जाएगी। इसीलिए मम्मी से तो मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था, और पापा ने भी स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर रखी थी कि जब मैं घर में ना रहूं तो मम्मी के नज़दीक भी नहीं जाना। मम्मी बस अपने कमरे में बंद ही रहती थी। उसी समय से मैं स्कूल से भी आता था तो चुपचाप अपना खाना लेकर खा लेता था।
एक केयर टेकर रखी गई थी जो कि मम्मी को खाना देती थी और उसके बाद वो कमरा बंद करके बाहर मेरे ही साथ होती थी, मेरा ध्यान रखती थी। कई बार ऐसा होता था कि मम्मी के कमरे से जोर जोर से आवाजें आती थी, लेकिन वो केयर टेकर कभी भी मुझे मम्मी का कमरे का दरवाजा खोलने ही नहीं देती थी। और जब भी वो आवाज आती तो उस केयर टेकर की शक्ल पर जो मैं डर देखता था वो तो मैं आज तक नहीं भुला पाया। और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मेरी मम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते रही। डॉक्टर्स के भी पास उनका कोई इलाज नहीं था और ना ही तो किसी संत या साधु के पास जाने के बाद मेरी मम्मी ठीक हुई। एक बात मैंने ये भी मेरी दादी माँ से सुनी थी। वो पापा से कह रही थी कि रात में जब भी तू सोता है तो दरवाजे को अंदर से लॉक करके सोया कर, इससे तेरी पत्नी बाहर नहीं जाएगी। लेकिन वो कब बाहर जाती थी ये बात पता नहीं। और फिर बढ़ती उम्र के साथ मुझे ये बात पता चली कि एक दिन सूरज डूबने के बाद लगभग 8-9 बजे के आसपास उसी मैदान के पास गई थी। पता नहीं वो क्यों गई होगी। हो सकता है कि वो भी मेरी ही तरह वहाँ पर ऐसे ही घूमने चली गई हो। वहाँ पर उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो घर में चीखती चिल्लाती आई और फिर ठीक उसी दिन से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। हालांकि मेरे पापा जब मेरी बातें सुन रहे थे उन्होंने डांटा तो बहुत था मुझे, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक अजीब सा डर मुझे दिखाई दे रहा था। शायद वो इसी बात से डर रहे थे कि जो मेरी मम्मी के साथ हुआ था वो मेरे साथ ना हो जाए। मैं पूरी बात तो बराबर से तब तक जानता भी नहीं था। उसके कुछ 2-3 दिन के बाद पापा मुझसे कहने लगे, एक काम करते हैं, तू तेरी नानी के वहाँ रहने जा। मैंने कहा पापा लेकिन मेरा स्कूल तो यहाँ है। वो कहने लगे कोई बात नहीं, स्कूल छूट जाएगी उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ समय चाहिए जब तक कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। मैं पापा से कहता भी तो क्या। मैंने चुपचाप पापा की बात मान ली और वहाँ से अपनी नानी माँ के घर पे चला गया। कुछ 3 या 4 महीने वहाँ पर रहूँगा कि फिर मुझे पापा की बहुत याद सताने लगी। मैंने पापा से कहा कि पापा स्कूल तो छूट गया है वो चलेगा, लेकिन आप प्लीज़ यहाँ आ जाओ या फिर हमारे साथ रहो। पापा का बिजनेस दूसरी जगह था, वो आ नहीं सकते थे। मैंने मेरी नानी से कहा कि मुझे ही मेरे पापा के पास छोड़ दो। पता नहीं क्यों दोस्तों, नानी के वहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं फिर से मेरे पापा के पास आकर रहने लगा। मैं जिस दिन मेरे पापा के पास आया वो दिन पापा रात के समय काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठा, उन्हें पानी पिलाया और उनसे पूछने लगा कि पापा आप इतना क्यों रो रहे हो, क्या बात है। पापा कहने लगे कि ये जो घर है और इस घर के पीछे का जो मैदान है ये भूतिया है। मैंने कहा पापा घर भूतिया है? पापा ये बात तो कह दी थी मुझसे, लेकिन उसके बाद वो एकदम से बात को घुमाने लगे। शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं उसी घर में और डर के रहूं। पापा कहने लगे नहीं, मेरा मतलब है कि घर के पीछे का जो मैदान है वहाँ पर आत्माएं घूमती हैं। मैंने कहा पापा फिर हम ये घर छोड़ क्यों नहीं देते? पापा कहने लगे कि हम इस घर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। मैंने कहा पापा आप इतना रो क्यों रहे हो? पापा मुझसे कहने लगे कि बेटा शायद अब मेरा भी वक्त आ चुका है, मैं भी बहुत जल्द तेरी मम्मी के पास चला जाऊंगा। मैं तो छोटा था लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था कि पापा को कुछ तो अंदेशा हो चुका है। मैं पापा से फिर जिद करने लगा कि पापा आप मेरे साथ ही चलो, नानी माँ के पास जाएंगे या दादी के पास चले जाएंगे। पापा कहने लगे मैं नहीं जा सकता। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे थे। और फिर ये बात को पापा ने काटते हुए कहा कि चलो अभी हम सो जाते हैं। मैं पापा के बाजू में लेट तो गया था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसके बाद देखा कि रात में पापा एकदम घबराए हुए बैठे थे। वो ऐसा दिखा रहे थे जैसा कि वो सो चुके हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो उठकर अपने ही बेड पर बैठ गए। फिर मैंने देखा कि हमारे दरवाजे के बाहर कोई जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था और जैसा जैसा वो खटखटाने की आवाज़ बढ़ रही थी पापा की तबीयत खराब हो रही थी और वो और ज़्यादा घबरा कर रो रहे थे।
मैं तुरंत बिस्तर से उठा, पापा को देखकर कहने लगा कि पापा क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं और बाहर दरवाजा कौन खटखटा रहा है। पापा ने मुझे देखकर सिर्फ चुप रहने का इशारा किया और कहने लगे कि तू सो जा, कुछ नहीं हुआ है। मैं लेकिन जिद पर अड़ा रहा। मैं पापा से कहने लगा कि पापा आप मुझे बताओ क्या बात है। मैं तो छोटा था, शायद इसी वजह से पापा छुपा रहे थे सारी बात। वो रात पापा मुझे लेकर बेडरूम का दरवाजा बंद करके बस चुपचाप बैठे रहे। मैं पूरी रात पापा से पूछता रहा, लेकिन वो बार बार मुझे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि घर की दीवारों में से आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि घर की दीवार को कोई बाहर साइड से जोर जोर से ठोक रहा है, या फिर ऐसा लग रहा था कि किसी भारी चीज से दीवार पर मार रहा है। पापा ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन पता नहीं वो मेरे सामने अपना डर दिखाना नहीं चाह रहे थे। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन कहीं मेरे पापा मेरे साथ थे तो मेरी हिम्मत बनी हुई थी। मैं पापा से बस एक ही बात कह रहा था, पापा सुबह हो जाएगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अगली सुबह होते ही मैं और मेरे पापा उस घर को छोड़कर अपनी दादी के पास चले गए। उसके बाद मेरे पापा नौकरी करने लगे और उस बिजनेस को, उस घर को वैसे ही छोड़ दिया। फिर लगभग 3-4 साल के बाद मेरे पापा उतने स्टेबल हुए कि हम लोग खुद का घर खरीद सकते थे। पापा ने दूसरी जगह पर एक अच्छा सा घर खरीदा और फिर मैं और मेरे पापा हम दोनों ही वहाँ जाकर रहने लगे। अब तो मेरी पढ़ाई वगैरह पूरी हो चुकी है और मेरी शादी हो चुकी है। अब मुझे भी एक बच्चा है जो 2 साल का है। और जब भी मेरे पापा मेरे बच्चे के साथ खेलते हैं तो हमेशा ये बात बोलते हैं कि अगर तेरी माँ होती ना तो वो इस बच्चे से बहुत ज़्यादा खेलती। तेरी माँ को बच्चों का बहुत शौक था और ख़ास करके तेरे बच्चों को तो वो हद से ही ज़्यादा चाहती। अफसोस तो इस बात का है कि मेरी माँ अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज भी पापा उस घटना को विस्तार से मुझे नहीं बताए हैं। तो दोस्तों, ये थी अंशुल की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें पवन ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पवन है। ये बात 2011 की है। दिसंबर का महीना था। हम 4 दोस्त मुंबई से निकलकर नॉर्थ इंडिया में यूपी हमारे गांव के लिए जा रहे थे। हम चारों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे और रास्ते में मज़ा भी बहुत आ रही थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास मेरे जो बाकी 2 दोस्त थे वो पीछे की सीट पर सो चुके थे। मेरा एक दोस्त जो ड्राइव कर रहा था और बाजू में मैं बैठा हुआ था। गाड़ी चलते चलते अचानक ही मेरे दोस्त ने मेरे से कहा, यार चलना कहीं रुकते हैं, चाय पीते हैं, ठंड भी लग रही है और सिगरेट भी पी लेंगे। मैंने उसकी बात पर हाँ कहते हुए कहा कि यार यहाँ पर कोई भी ढाबा या छोटी मोटी जगह नहीं दिख रही है जहाँ पर हम रुक सके। बात करते करते बस ऐसे ही कुछ आगे बढ़े थे कि तभी हमें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। हम उस ढाबे पर अपनी गाड़ी रुकाए। वहाँ नीचे उतर के हम चाय लेकर चाय पीने लगे। जो ढाबे पर आदमी था बस एक ही आदमी था। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि यार ढाबे पर एक ही आदमी है, इसके साथ और कोई भी नहीं है। मैंने भी कहा हाँ यार अजीब बात है, ढाबा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन आदमी एक ही है। अगर कोई दूसरे लोग खाने के लिए आएंगे तो क्या यही काउंटर भी संभालेगा और यही खाना भी देगा। हम ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे और उस आदमी को देख रहे थे। वह आदमी भी पता नहीं क्यों हमें घूर घूर कर देख रहा था। मैं ऐसे ही बात करते करते उसके पास गया। कहने लगा कि आप इस ढाबे पर अकेले हो। जिस पर वो कहने लगा कि मैं इस ढाबे पर ही अकेला नहीं बल्कि इस रास्ते पर लगभग आगे 30 किलोमीटर और पीछे भी 20 से 30 किलोमीटर तक सिर्फ ये लाइन में मेरा ही ढाबा है। यानी कि एक अकेला ढाबा लगभग 50 से 60 किलोमीटर के बीच में पड़ता है और उस ढाबे पर मैं अकेला ही हूँ। मैंने कहा कि यहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं है। वो कहने लगा नहीं यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ
जो भी इस ढाबे पर काम करने के लिए आता है वो 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता, या यूं कहिए कि डर के चला जाता है। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था। मैं कहने लगा कि डर कर चला जाता है यानी कि? वो हंसते हुए कहा कि यहाँ पर लोग भूत प्रेत से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। मैंने दोबारा उससे कहा, क्या सच में यहाँ पर भूत प्रेत है? वो हंसते हुए कहने लगा, लोगों का कहना है, लोग मानते हैं, कभी किसी ने देखा है, मैं तो ये सब में इतना नहीं मानता। जिस पर मेरा अगला सवाल ये था, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को देखा है? वो मुस्कुराया, कहने लगा, अगर देखा होता तो मैं भी ढाबे पर नहीं होता। पता नहीं उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसा कि वो कुछ बहुत बड़ी चीज हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो वहां से उठकर पता नहीं अंदर किचन में चला गया। शायद उसे कोई दूसरा काम होगा। हम वहीं पर खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे कि क्या भूत प्रेत होते हैं और ये आदमी हमसे ऐसा सब क्यों कह रहा था। कुछ ही समय में वो वापस लौटकर बाहर आया। मैं उससे कहने लगा, भाई मुझे जरा बताओ ना, ये भूत प्रेत का क्या चक्कर है? वो मुझसे कहने लगा, क्यों आपको जानना है? मैंने कहा, बस ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है। भूत प्रेत की कहानियां सुनने भी मुझे मजा आती है। मैं वैसे भी हॉरर पिक्चर्स और ये सब कुछ ज्यादा देखता हूँ। उसके बाद उसने छोटी छोटी कुछ घटनाएं बताई, जिसमें से पहली घटना उसने मुझे ये बताई कि आज से लगभग 1.5 महीना पहले यहाँ पर एक आदमी आया था काम करने के लिए। पहले के 1-2 दिन तो ठीक रहे। तीसरे दिन जब वो यहाँ से गया तब वो लौटकर ही नहीं आया। उसका कोई अता पता नहीं मिला मुझे। और इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। एक आदमी यहाँ पर काम पर था, उसके बाद वो आया ही नहीं। मैंने कहा, तो आपने उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की? वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि जरूर उन्हें भी वही आत्माएं दिखी होगी, या उसी आत्माओं ने, शायद हो सकता है उसे जान से मार दिया होगा, इसीलिए वो लोग नहीं आए। मैंने कहा, उसी आत्मा यानी? फिर उसने बताया कि कुछ महीने पहले यहाँ पर एक आदमी काम करता था। वो लगभग 10-15 दिन वहाँ पर काम किया और उसके बाद जब एक दिन वो काम पर आ रहा था, रात के कुछ 8:30 या 9 बजे के आसपास, तो उसे रास्ते में एक औरत दिखाई दी। उस औरत को इस सुनसान सड़क पर देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है उस औरत को कोई मदद की जरूरत हो, इसीलिए वो खुद ही उस औरत के पास चला गया और उससे पूछने लगा, आपको कोई मदद चाहिए? उस औरत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने 2-3 बार पूछा, लेकिन वो औरत बस चुप रही। इसके बाद में वो आदमी उस औरत को छोड़कर वहां से आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर उसने देखा कि जैसा जैसा वो आगे बढ़ रहा था, वैसा वैसा वो औरत भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। फिर उसने देखा कि पीछे से एक गाड़ी आ रही थी तेज रफ्तार में, और जो औरत पीछे उसके आ रही थी वो उस गाड़ी को देखकर एकदम से खड़ी हो गई और बिना चले मानो ऐसा लगा कि उड़कर वो बीचों बीच रोड के आकर खड़ी हो गई हो। वो आदमी ये सब देख ही रहा था कि उसने देखा वो कार या फिर वो गाड़ी उस औरत के आर पार होकर निकल गई और वो औरत वहीं के वहीं खड़ी रही। ये देखकर उस आदमी के मानो पैर कांपने लगे। वो भागता हुआ मेरे पास आया और जोर जोर से हाँफते हुए कहने लगा कि मैंने आज चुड़ैल को देखा। मुझे उसकी बात पर पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उसने मुझे ढाबे से बाहर निकाला और दूर एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, ये वही औरत है जो कि अभी अभी मेरे पीछे तक आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों ढाबे के पास आने से पहले ही ये वहीं दूर रुक गई। मैंने उसे समझाया, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं था। बस वो एक ही बात बार बार कह रहा था कि वो चुड़ैल है, वो मेरी जान ले लेगी। और उसके बाद वो मेरे ढाबे पर ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, यानी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उसके घर वालों को कॉल किया और उसे सब बताया। वो काफ़ी दूर से आता था, उसके घर वालों को यहाँ तक पहुँचने में भी 2-2.5 घंटे लग चुके थे। जब यहाँ से उसे ले जाया गया, उसके बाद में वो कभी आया ही नहीं। और फिर
कुछ दिनों के बाद मुझे ये पता चला कि वो आदमी मर गया। जब मैंने उसकी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी कहने लगी कि वो हर समय एक ही बात करता था, वो चुड़ैल मुझे जान से मार देगी। और हर जगह, खास करके सूरज डूबने के बाद उसे वो चुड़ैल दिखाई देती थी, जबकि उसके घर में से किसी को भी वो चुड़ैल नहीं दिखाई दी। मैंने कहा कि ढाबे के पास क्यों नहीं आई, जिस पर वो ढाबे का मालिक या उस ढाबे पर बैठा हुआ आदमी मुझसे कहने लगा, ये मंदिर देख रहे हो ढाबे के ठीक बाजू में जो थी? मैंने कहा हाँ। वो कहने लगा, इसी की वजह से चुड़ैल या भूत मेरे ढाबे के नज़दीक नहीं आते हैं। मैंने उससे कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन चुड़ैल और जो आत्माएं लोगों को परेशान करती है, तो इसका कोई समाधान आप लोगों ने नहीं निकाला। उसके बाद उसने एक छोटी सी घटना और बताई। वो कहने लगा कि ये जो चुड़ैल वाली घटना थी, इससे कुछ महीना पहले जब मैं खुद यहाँ से काम करके ढाबा बंद करके रात के लगभग 3:30-4 बजे जाने लगा, तब मैंने भी 2 आदमियों को देखा और दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। वो इतनी बुरी तरह से लड़ रहे थे कि दोनों एक दूसरे को काट रहे थे, नाखून मार रहे थे। मैंने कहा तो इसमें डरावना क्या था? वो कहने लगा, जहाँ जहाँ वो लोग एक दूसरे को काट रहे थे, वहाँ से वो दोनों ही एक दूसरे का मांस निकाल दे रहे थे। मैंने कहा फिर? उसके बाद उसने बताया कि मैंने एक आदमी को उनमें से देखा जो दूसरे आदमी के गले पर काटा और उसने उसका मांस निकाल दिया, और जैसे ही उसके गले के ऊपर का गोश्त उसने काट कर निकाला, उसके गले पर से खून शुरू हो गया। इतना ज़्यादा खून बह रहा था जैसा मानो किसी ने खून का नल खोल दिया हो। मैंने कहा फिर? तो उसने कहा इसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे को काटते रहे। कोई किसी का हाथ तक चबा कर खा जा रहा था, तो कोई किसी की आंखों में अपने नाखून गाड़ के आंखें बाहर निकाल लिया था। फिर भी मानो उन दोनों में से किसी को कोई असर नहीं हुआ। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि शायद दारू के नशे में ये लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक आदमी जो दोनों आपस में लड़ रहे थे, उनमें से उसने दूसरे वाले को हवा में उठा दिया और दूसरे वाले ने भी उसके बाद पहले वाले को हवा में उठा दिया। यानी अब दोनों के ही पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि जमीन से लगभग 4-5 फीट ऊपर हवा में लड़ रहे थे। ये देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये दोनों आत्मा ही हैं। दोस्तों, ये दोनों घटना सुनने के बाद मानो मेरा वहाँ पर 1 मिनट भी दिल नहीं लग रहा था। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि चल, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाते हैं। अगर ये आदमी सच कह रहा है तो इस जगह पर रुकना बेवकूफ़ी है। बस फिर क्या था, हम दोनों ही जल्दी गाड़ी में बैठे और गाड़ी को वहाँ से तुरंत आगे बढ़ा दिए। तो दोस्तों, ये थी पवन जी की कहानियाँ। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें सरोज थापा ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सरोज है और मैं नेपाल से हूँ। और ये घटना के बाद रात में कहीं भी जाने से मुझे बहुत डर लगता है। हमारा घर पहाड़ों पर है। एक तो आप लोगों को पता ही होगा, पहाड़ी इलाके अक्सर जंगलों से घिरे हुए होते हैं। हमारा जहाँ पर घर है वहाँ जंगल और बांस यानी कि बाम्बू ये कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मिलता है। हमारे 2 घर हैं, एक नेशनल हाईवे के पास और दूसरा थोड़ा नीचे जहाँ जंगल और बांस बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं कहानी की ओर। कुछ 6-7 साल पहले की ये घटना है। रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर के लिए छत पर गया और छत पर जाने के बाद मैं अपना फेसबुक अकाउंट को खोलकर उसमें दोस्तों के साथ चैटिंग करने लगा। गर्मियों का मौसम था, लेकिन पहाड़ों पर रहने की वजह से उस समय ठंडी हवा का मैं मज़ा भी ले रहा था। अब दोस्तों से बात करते करते कब रात के 12 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर सभी दोस्तों से गुड नाइट बोलकर नीचे जाने ही वाला था कि मैंने एक आवाज़ सुनी।
आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई घोड़े पर बैठकर मानो मेरी ही ओर धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। मैं एकदम से इधर उधर देखने लगा, लेकिन बात ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि बाम्बू के पेड़ ज़्यादा होने की वजह से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी। पूरा अंधेरा था, तो मैं अपनी छोटी सी मोबाइल की लाइट को ऑन करके इधर उधर देख रहा था कि अचानक वो आवाज़ घर के नीचे से ऊपर आते हुए सुनाई दी। मैं डर गया और पानी की टंकी के पीछे जाकर छुप कर देखने लगा कि इतनी रात को कौन है जो घोड़े पे आ रहा है। ना हमारे गांव में किसी के पास घोड़ा था, ना ही आसपास के गांव में भी किसी के पास घोड़ा था। तो ये कौन हो सकता है? वो रास्ता हमारे ही घर के सामने से होकर जाता था। तो मैं नीचे जाने से डर गया और वहीं वाटर टैंक के पीछे चुपचाप छुप कर देखने लगा। वो आवाज़ सुन के डर के मारे इतना बुरा मेरा हाल हुआ था कि पूछो ही मत। अब वो आवाज़ हमारे घर के सामने से आ रही थी। मैं एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि हमारे घर के सामने रात को हमेशा 0 वॉट का लाइट एक चलती रहती है। वो इसीलिए भी है कि अगर कभी किसी को टॉयलेट वगैरह जाना हो तो हमारे घर के बाहर टॉयलेट है, उसे दिक्कत ना हो अंधेरे की वजह से। क्योंकि एक तो टॉयलेट घर के बाहर थी और दूसरा थोड़ी दूर पर थी जहाँ पर बांस के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने ऊपर से ही देखा, जो कि थोड़ी सी रोशनी आ रही थी उसमें, कि एक सफ़ेद घोड़े पर कोई बैठा हुआ था और उसका सर ही नहीं था। वो एकदम से रुक गया और मेरी ओर देखने लगा। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मैं भी वहीं जम गया, जैसे कि कोई मुझे जोर से पकड़कर वहीं रुका दिया हो। मैं पता नहीं क्यों, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। मन में भगवान को याद कर रहा था। वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। फिर मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छाने लगा। कहीं दूर किसी की आवाज़ सुनी कि कोई मुझे बुला रहा है। मैं ना ही तो इधर उधर मुड़ सकता था, ना ही आवाज़ निकाल सकता था। और उसके बाद कुछ याद नहीं है। जब मेरी आँख खुली तो अगला दिन सुबह हो चुकी थी। मैं घर के अंदर अपने रूम में था। मेरा पूरा परिवार मेरे अगल बगल में बैठा हुआ था और सबके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। और मुझसे फिर पूछने लगे कि रात में क्या हुआ था। पापा ने बोला कि तू ऊपर छत पे तो गया था, लेकिन इतनी देर हो गई, रूम में वापस ही नहीं आया। और तुझे इतनी देर से घर से गायब होता हुआ देखकर मैं खुद ऊपर तेरे पास टॉर्च लेकर आया, तो देखा कि तू वाटर टैंक के पास खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने तुझे पकड़ कर रखा है और हवा में उड़ा रहा है। मैंने आवाज़ लगाई तो तूने सुना भी नहीं। फिर मैंने दोबारा से आवाज़ लगाई, लेकिन इस पर भी मानो ऐसा लग रहा था कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा। फिर अगली बार भी मैंने आवाज़ लगाकर तेरे पास आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं तेरे पास तक पहुंचा कि तू एकदम बेहोश होकर वहीं गिर गया। फिर तुझे नीचे लाकर रूम में लेटा दिया। ये सुनने के बाद मैंने रात में मेरे साथ क्या हुआ था वो सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद सभी लोग डर गए। फिर मुझे गांव में किसी ओझा या तांत्रिक के पास ले जाया गया, तो उस तांत्रिक ने जो बोला उसके बाद हम सब का कलेजा मानो मुंह पर आ गया था। उस ओझा ने ये बोला कि उस रात वो भूत ने मुझको लेकर जाने की कोशिश की थी, लेकिन सही समय पर मेरे पापा वहाँ पर आ गए और इसीलिए मैं बच गया। उसके बाद पूजा हवन सब कुछ किया, तब जाकर मानो कहीं मैं ठीक हो गया। उसके कुछ साल के बाद पता चला कि वो बहुत साल पहले एक आदमी और उसका परिवार वहाँ पर रहते थे और उसके पास एक घोड़ा भी था जो कि सफ़ेद रंग का था। वो गांव के लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर घोड़े की सवारी कराता था। कहा जाता है कि शायद वो उसकी आत्मा ही होगी। अभी तो मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और जब भी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने रूम पर आता हूँ
मुझे रूम पर आने में रात के 1 बज ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोते समय मुझे वो रात अचानक से याद आ जाती है और उसे सोचकर मैं आज भी डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी सरोज थापा जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है वो हमें विपुल शाह ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विपुल है। आज ये जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे ही साथ आज से लगभग 10 साल पहले घटी थी। उस समय मुझे नई नई जॉब लगी हुई थी। मेरे सारे ही दोस्त और घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे मेरी जॉब को लेकर। तो दोस्तों ने मुझसे कहा कि कहीं तो हमें पार्टी करना चाहिए, क्योंकि मुझे नई नई जॉब लगी थी और उन सभी लोगों को मुझसे पार्टी चाहिए था। इसीलिए मैंने उन लोगों को पार्टी देने का फैसला किया। पार्टी हम लोग घर के नज़दीक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि घर वालों में से अगर किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हमारे वहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। वहीं पर हम सभी लोगों ने मिलकर पार्टी करने का सोचा। वहाँ जाकर जब हम पार्टी करने लगे तो रात के लगभग 2 बज चुके थे। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। बाद में मुझे ये बात पता चली कि समय ज़्यादा हो गया है तो अभी हमें निकलना चाहिए। लेकिन उनमें से मेरे 2 दोस्त वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें और भी पार्टी करनी थी। वो लोग मुझसे जिद करने लगे, यार विपुल, हमें बस नहीं हुआ है, हमें और ड्रिंक करनी है। अब हम लोग ये सोचने लगे कि रेस्टोरेंट तो बंद हो गया है, पार्टी अब और कहाँ करेंगे। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जगह है, मैं जानता हूँ, वहाँ हमें दारू मिल जाएगी। फिर हम सभी दोस्त वहाँ चले गए। वहाँ जाकर हमने खूब सारी दारू पी। अब रात के लगभग 3:30 बज चुके थे और अपने अपने घर के लिए हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन जो कार चलानी थी वो मुझे चलानी थी और मैंने दारू भी काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। इस वजह से बराबर कार चला पाना ये मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि कार अब हम तीनों में से कोई नहीं चला सकता। एक काम करते हैं, कार को यहीं छोड़ देते हैं और घर के लिए निकल चलते हैं। मेरे बाकी 2 दोस्तों ने कहा, इतनी रात में हमें कोई सवारी नहीं मिलेगी। विपुल, एक काम कर, तू ही धीरे धीरे गाड़ी चला और हमें घर तक छोड़ दे। मैंने भी बहुत सोच विचार करने के बाद इस पर मान गया और फिर गाड़ी लेकर वहाँ से हम तीनों ही घर के लिए निकल पड़े। मेरे जो 2 दोस्त मेरे साथ में थे, उनमें से एक का घर वहाँ से करीब ही था, तो उसे उसके घर पर छोड़ दिया और फिर वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर हम दोनों दोस्तों का घर था। उसे वहाँ छोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं गाड़ी को चला ही रहा था कि रास्ते में मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो कि रास्ते के कोने में बैठकर बीड़ी पी रहा था। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब और शायद बिना घर का है, यानी कि उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं होगा। लेकिन हमारी गाड़ी को आता देखकर वो एकदम से गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और लिफ्ट मांगने लगा। मैंने भी गाड़ी जाकर रुका दी। उसने हमसे कहा कि मुझे थोड़ी दूरी पर आगे छोड़ दो। मैंने उसे जब गाड़ी में बिठाया तभी ही मुझे कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि कुछ मांस का टुकड़ा काफ़ी दिनों से रखे रखे सड़ गया हो, वैसी ही बास आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस आदमी ने काफ़ी समय से नहाया नहीं होगा, इसीलिए इसी के अंग में से वो दुर्गंध मुझे आ रही है। लेकिन इस पर ध्यान ना देते हुए मैं आगे गाड़ी को बढ़ाने लगा। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद वो आदमी मुझसे कहने लगा कि यहाँ पर गाड़ी रुका दो। मैंने उसकी बात मानी और गाड़ी को वहीं पर रुका दी। गाड़ी के लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा नाला था। वो मुझसे कहने लगा कि बस इधर ही मुझे रुकना था। मैंने कहा, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई घर नहीं है। ये सुनने के बाद वो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, मैं यहीं रहता हूँ। मुझे तो उसकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। इसके बाद में मैं गाड़ी को धीरे धीरे आगे चलाने लगा। रेयर व्यू मिरर से मैं देखा कि वो सड़क से नीचे उतरकर उस नाले की तरफ जा रहा था। मैंने गाड़ी को एकदम से रोक दी और देखने लगा कि वो नाले में जाकर क्या करता है।
और इतनी आगे से मुझे रेयर व्यू मिरर से बराबर नहीं दिख रहा था, तो मैंने गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर गाड़ी को पीछे ले आया। जब मैं पीछे ले आया तो मैंने देखा कि वो आदमी नाले में जाकर एकदम से कहीं मानो गायब हो गया हो। ये देखकर तो मेरा सर चकरा गया कि वो अचानक से कहाँ चला गया। मानो जितनी दारू मैंने पी रखी थी या जितना नशा मुझे हो रखा था वो सब एकदम से उतर गया। मैं मेरे दोस्त को उठाने लगा जो कि दारू के नशे में सो चुका था। वो उठकर मुझसे कहने लगा, यार तूने दारू बहुत पी ली है, चल यहाँ से निकलते हैं। मैंने उस पर ध्यान नहीं देते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और मन में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि वो आदमी कहाँ गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने दोबारा एक बूढ़े आदमी को सड़क के किनारे खड़ा देखा और जब मैंने गाड़ी को उसके नजदीक ले जाकर रोका तो पाया कि ये वही आदमी था जिसे पीछे मैंने छोड़ा हुआ था, लेकिन इस बार इसके कपड़े, बल्कि यूं कहिए कि उसका पूरा शरीर उस गंदे पानी से लिपटा हुआ था और उसके शरीर में से वो गंदा पानी टपक रहा था। मैं समझ गया कि कुछ ऊपरी चक्कर है। मैंने गाड़ी को इसके लिए उसके पास से तेज गति से भगाना शुरू किया। मेरा दोस्त जो कि अब तक गहरी नींद में था वो गाड़ी को भगाने की वजह से उठ चुका था और उठकर मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछ रहा था, विपुल क्या हुआ है, क्या बात है, तू गाड़ी इतनी तेज गति से क्यों भगा रहा है। मैंने उससे कहा, यार जो अभी अभी मैंने देखा, अगर वो तू देख लेता तो तू भी यही करता। दारू के नशे में या फिर यूं कहिए कि तेज गाड़ी चलाने की वजह से गाड़ी को मैंने एक बड़े से पेड़ के पास जाकर ठोक दिया और उसके बाद हमारे बोनट में से धुआं निकलने लगा। मैं और मेरा दोस्त दोनों ही गाड़ी से बाहर निकले और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि यहाँ से अब घर कैसे जाए। अब भी हमारा घर उस जगह से काफ़ी दूर पर था। अभी ये सब सोच ही रहे थे कि मैंने वापस से उसी आदमी को अपनी ओर पीछे से आता हुआ देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी या फिर वो बूढ़ी आत्मा हमसे क्या चाहती थी। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तो इस आदमी को देखकर इतना घबरा क्यों रहा है। मैंने उसे उसी समय सारी बात बताई और वो भी ये सुनने के बाद घबरा गया। वो आदमी हमारे नज़दीक आकर खड़ा हुआ और बड़ा सा अपना मुंह खोला। पता नहीं वो कुछ कहना चाह रहा था या कुछ करना चाह रहा था। उसका मुंह इतना बड़ा खुला जैसे मानो कि किसी बड़े से जानवर ने अपना मुंह खोल दिया हो और उसके दांत इतने ज़्यादा नोकीले हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। शायद वो हमें जान से मारना चाहता था। मैंने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे ज़ोर से कहा कि भगवान का नाम लेना शुरू कर दे। हम दोनों ही हनुमान जी का नाम लेने लगे और फिर देखते ही देखते वो आदमी एकदम से हमारी नज़रों के सामने से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पूरी रात मैं और मेरा दोस्त उसी गाड़ी में डर डर के निकाले। लगभग सुबह के 5:30-6 बजे के आसपास जब हमें रास्ते पर गाड़ियाँ दिखाई दी तो हम लोगों ने गाड़ी से लिफ्ट लेकर अपने घर तक पहुँचे और वो रात के बाद से लेके आज तक हम दोनों ही रात के समय अकेले कहीं पे भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं। और रही बात हमारी गाड़ी की, तो अगले दिन मैकेनिक को भेजकर हमने अपनी गाड़ी वहीं पर बनवाई और गाड़ी को उसी को लाने को कहा था, क्योंकि अब हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस जगह पर जाकर देखने की। तो दोस्तों, ये थी विपुल शाह की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली घटना हमें नूरुल खान ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नूरुल खान है। मैं उत्तर प्रदेश गुजवार का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। एक दिन की बात है कि मेरे दादाजी मंडी गए हुए थे। उस टाइम के लोग पैदल ही जाया करते थे। जब दादा ने वहाँ पर खरीदारी कर ली और वहाँ से वापस आ रहे थे, तभी रात का समय था। दादाजी को रास्ते में एक आदमी मिला जो शॉल लपेटे हुए आगे आगे उनके चल रहा था और दादाजी भी अकेले ही वापस आ रहे थे।
तो दादाजी ने सोचा कि इनसे पूछ लूं इसे कहाँ जाना है। फिर दादाजी जाकर उससे पूछने लगे कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसा लगने लगा जैसा मानो उसने सुना ही नहीं हो। दादाजी ने उससे दोबारा पूछा, अरे भाई कहाँ से आ रहे हो और आपको कहाँ जाना है? फिर वो आदमी पलटा तो उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसने शॉल को इस तरह से लपेटा हुआ था कि उसकी शक्ल को साफ देख पाना नामुमकिन था। और फिर पता नहीं कैसे अचानक से हवा चली तो उस आदमी के चेहरे से शॉल हट गई और दादाजी ने जब देखा तो उसकी शक्ल देखकर वो वहां से भागने लगे, क्योंकि वो आदमी का पूरा चेहरा काला था और आंखों की पुतलियां नहीं थी। बहुत भयानक लग रहा था। और जब दादाजी भाग रहे थे तब वो दादाजी का पीछा करने लगा। वो उनके पीछे तेज गति से भागने लगा, लेकिन दादाजी भी भागते रहे और फिर पता नहीं कैसे एकदम से वो सामने आ गया। ये देखकर तो दादाजी के होश उड़ गए और दादाजी फिर दुआ पढ़ने लगे। तो वो आदमी धीरे धीरे उनसे दूर होने लगा, यानी कि दादाजी अब उससे जब दूर जा रहे थे दुआ पढ़ते हुए, तब वो आदमी उनका पीछा तो कर रहा था लेकिन बहुत धीमे धीमे। अब शायद वो दादाजी के पास आने के लिए डर रहा था। फिर देखते ही देखते वो एकदम से गायब हो गया। फिर दादाजी वहां से चले। थोड़ी दूर पर एक गांव आया तो दादाजी ने सोचा कि आज इसी गांव में रात गुजार लेता हूँ, क्योंकि दादाजी चल चल के भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। जब सुबह हुई तो दादाजी को वहाँ पर एक आदमी मिला जो उनके जान पहचान का था और दादाजी को भी अच्छे से काफ़ी जानता था। उसे काफ़ी नॉलेज भी थी भूत प्रेतों के बारे में। इसीलिए दादाजी ने उनके साथ घटी पूरी घटना उस आदमी को बताई। जब उसने ये सुना तो वो बताया दादाजी को, जो दादाजी सुनकर चौंक गए, क्योंकि वो जो आदमी दादाजी को रात में दिखा था असल में वो इसी गांव का आदमी था। उसके साथ हुआ ये था कि एक दिन वो आदमी कहीं से आ रहा था, तभी उसे किसी ने रास्ते पर ही जलाकर मार दिया था और उसके ही बाद से ये सब शुरू हो गया। यानी कि रात के समय अक्सर जब वो सड़कें सुनसान होती है तो वो वहाँ पर किसी न किसी को दिख जाता है। तो दोस्तों, ये थी नूरुल खान की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रवि मकवाना ने भेजी है, जो कि सूरत गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी थी। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। सूरत के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सचिन। सचिन जीआईडीसी चेक पोस्ट एरिया है। वहाँ पे 2 पुलिस वाले की नाइट ड्यूटी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विजिट पर गए थे। विजिट पूरी करने के बाद वापस वो अपने पुलिस स्टेशन की ओर जाने के लिए निकले। उनके पास पीसीआर गाड़ी थी। उस रात उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा कि एक औरत रोड साइड खड़ी थी और वो हाथ दिखा रही थी ट्रक को रोकने के लिए। लेकिन बात अजीब तब लगी कि उसका हाथ रोड के बीचों बीच आ रहा था और वो खड़ी थी रोड के साइड में। भला एक औरत का हाथ इतना लंबा कैसे हो सकता है? ये देखने के बाद उस इंस्पेक्टर ने अपने ड्राइवर से कहा, क्या जो मुझे दिख रहा है वैसा ही तुम्हें भी दिख रहा है? जिस पर उसने कहा, हाँ सर, मुझे भी वैसा ही दिख रहा है। और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। और फिर जब गाड़ी उसके नज़दीक से गुजर रही थी तब उन लोगों ने देखा कि वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि वो एक चुड़ैल थी और उसके पैर भी उल्टे थे। ये देखना था कि वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और तुरंत ही अपनी गाड़ी घुमा ली। फिर वो सभी लोग चेक पोस्ट पर अपनी गाड़ी के साथ आ गए और उसके बाद पूरी रात उन्हें वहीं पर गुजारनी पड़ी। और कहा जाता है कि ऐसी ही कई सारी घटनाएं वहां पर हो चुकी है और उसी वजह से वहां पर कई सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।